जय हिंद जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं? अच्छा होना भी चाहिए। तुम्हारी ये पूरी की पूरी सीरीज चल रही है आपकी एनसीईआरटी सीरीज, जिसमें से आपको हमने क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की पूरी एनसीईआरटी कवर कराना है। जैसे कि सबसे पहले हमने आपको ज्योग्राफी की कवर करा दी है जी। ये आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 4 चल रहा है, वो भी क्लास 9 का। इसके पहले क्लास 6 से लेके 7th 8 की देखना, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम क्लास 9 की ये ज्योग्राफी की तो चैप्टर और बचे हैं, एक आपका ये क्लाइमेट और इसके बाद एक चैप्टर और है। ठीक है, टोटल इसमें देखा जाए तो 6 चैप्टर हैं। तो नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आपका 6 चैप्टर आपका पॉपुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, 3 चैप्टर और बचे हैं इसके, फिर उसके बाद क्लास 10 11 और 12 की ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों लैंग्वेज में होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। ठीक है, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी है, जो क्लास 9th में है उसके लिए भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करना है। आपका एक जलवायु कवर करेंगे, वेदर क्या होता है यानी मौसम, फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक जो आपके फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इंडियन क्लाइमेट, फिर आपका वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन यानी अराइवल ऑफ द मानसून और रेनी सीजन, फिर उसके बाद मानसून की गणना देखेंगे, मानसून कैलकुलेशन, फिर आपका भारत में ऋतुएं यानी सीजन इन इंडिया, फिर आपका मानसून की वापसी या परिवर्तनीय मौसम, फिर इसके बाद लास्ट में देखेंगे वर्षा का वितरण। इस तरह से टोटल 8 टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ना है। सबके पास कॉपी पेन होना चाहिए। ठीक है, तो नोट्स बनाते जाएंगे। चलिए, सबसे पहले टॉपिक अपना स्टार्ट होता है क्लाइमेट और मौसम में डिफरेंस क्या होते हैं, यानी क्लाइमेट जलवायु क्या होती है और आपका मौसम क्या होता है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही क्या होता है, जलवायु। यानी क्लाइमेट रिफर्स द सम टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया लॉन्ग पीरियड टाइम इन 30 मोर देन 30, मतलब 30 साल से किसी भी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक है, क्या गतिविधि हो रही है, कैसे आपका वेदर कंडीशन है वहां पास, वही क्या कहलाता है, आपकी वहां की जलवायु। ठीक, फिर एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः कौन कौन सी होती है, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। क्लाइमेट चेंज फाउंड मेनली का साउथ एंड साउथ ईस्ट में। सामान्यतः प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। यानी सब में क्या है, प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। जैसे कि डिपोजिट डिस्पाइट एन ओवरऑल यूनिटी इन द जनरल पैटर्न देयर आर परसेप्टिबल रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेट कंडीशन विद इन द टाइम। तो ये होता है आपका क्या है, क्लाइमेट कहलाए, यानी किसी भी पर्टिकुलर एरिया में कोई भी 30 साल से ज्यादा वहां पास कैसी वेदर की कंडीशन है वही क्या कहलाएगी, आपकी जलवायु। पूछता है आपकी वेदर क्या होने, मौसम। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र में के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मतलब किसी भी एक विशेष टाइम रहेगा और किसी एक एरिया पार्टिकुलर एरिया रहेगा, वहां पास ये बताएगा कि कौन सा एटमॉस्फेयर की अवस्था है। ठीक है, वही क्या कहलाता है आपका वेदर। वेदर रिफर्स टू स्टेट दैट of the atmosphere over an area at any point of time, वो क्या कहलाएगा, आपका वेदर कहलाएगा। फिर आपका आता है मौसम। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे आपका क्या हो गया, दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड क्लाइमेट आर द सेम जस्ट लाइक, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वाइंड हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया। फिर आपका आता है महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं से विभाजित किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन द ईयर इज डिवाइडेड इनटू सीजन सच एज, जैसे विंटर हो गया, समर हो गया, रेनी सीजन। ये किसके कारण होता है, आपके वेदर के कारण। ठीक, फिर देखते हैं अगला कि अगले टॉपिक में क्या बताया गया है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। मानसून शब्द की उत्पत्ति जो आपकी हुई है अरबी शब्द से हुई है। ठीक है, जिसे क्या कहा गया है, मौसम। मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मौसम। ठीक, मानसून अर्थ का एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन ही क्या कहलाता है, आपका मानसून कहलाता है। द वर्ल्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द अरेबिक वर्ल्ड मौसम एंड मानसून रिफर्ड द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, फिर देखते हैं तापमान और
वर्षण में क्या अंतर है, यानी टेम्परेचर आपका होगा, एक आपका होगा प्रेसिपिटेशन। गर्मियों में राजस्थान तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस होता है, उस तक जाता है, जबकि एक जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 ही रहता है। इसकी वजह क्या है? ठीक है? सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है, जैसे कि आप जनरल बेस में देखें, जो कोस्टल एरिया होते हैं ना, वहां पास तापमान क्या होता है, कम रहता है। और देश के आंतरिक भागों में मौसमी और ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होते हैं। जितने भी देश के आपके आंतरिक भाग देखेंगे ना, वहां पास आपको सीजनल कांस्टेंट आर मोर इंटीरियर और द कंट्री। फिर आपका आता है वर्षण। वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन क्या होता है? वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं, बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। जैसे कि जो वर्षण होता है सिर्फ इसके रूप में नहीं होता, इसकी मात्राओं में नहीं होता, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, ऋतु के अनुसार भी वितरण में भिन्नता होती है। देर आर द वेरिएशन डू नॉट ओनली द फॉर्म एंड द टाइप ऑफ द प्रेसिपिटेशन बट आल्सो इन इट्स अमाउंट द सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपका आता है वार्षिक वर्षण में भिन्नता, जैसे कि आपके मेघालय में आपके 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिम राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। जैसे आप मेघालय में देखेंगे कि यहाँ पास 400 सेंटीमीटर आपकी नॉर्मल होती है वार्षिक वर्षण, लेकिन आपके इधर जाएंगे राजस्थान में तो यहाँ पास सिर्फ 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है? उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। देखिए प्रेसिपिटेशन आपको बताता है कि कोई भी एरिया में कितने वर्षा हो रही है। ठीक है? वर्षा कितने सेंटीमीटर तक है क्या, और लेकिन ये टेम्परेचर बताते हैं वहां पास कितना तापमान यानी कितने डिग्री सेल्सियस आपका है। ठीक, अब देखेंगे क्या आप जानते हैं कुछ क्षेत्रों में भारत एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा थार थार के मरुस्थल में एक दिन तापमान में 50 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, जबकि उसी रात या नीचे गिर कर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान होता है। इसकी वजह क्या है? जैसे राजस्थान के थार में देखेंगे कि आपके अचानक 50 डिग्री तक सेल्सियस आपके क्या हो जाता है, तापमान हो जाता है, लेकिन जबकि उसी रात को यह नीचे हो जाता है 15 डिग्री सेल्सियस। दूसरी ओर केरल अंडमान में देखेंगे समुद्र के किनारे वहां लगभग तापमान क्या होता है, सामान्य होता है, यानी इक्वल रहता है। ठीक है? किसी भी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले 6 प्रमुख कारक होते हैं। किसी भी जलवायु को नियंत्रण करने के लिए कितने 6 मेजर फैक्टर गवर्निंग द क्लाइमेट एनी रीजन। जैसे ये जलवायु नियंत्रण करने के लिए आपके एक लेटीट्यूड होगा, क्या होगा आपका लेटीट्यूड होगा, एक आपका एल्टीट्यूड होगा। ठीक है? फिर आपके दूसरा क्या है, यानी वायु दाब एवं पवन तत्व यानी एयर प्रेशर और विंड सिस्टम की वजह से होगा। ठीक। फिर चौथा आपका डिस्टेंस, जितनी दूरी होगी समुद्र से उतना ज्यादा आपका तापमान घटेगा। फिर आपका महासागरीय धाराएं होंगी ओशियन करंट की वजह से। फिर आपका रिलीफ फीचर्स यानी उच्चावत लक्षण की वजह से आपके मेन क्लाइमेट की कंडीशन को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से मेन 6 कारण है जिसकी वजह से हमारे क्लाइमेट को हम नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे लेटीट्यूड एल्टीट्यूड 2 हो गया, एयर प्रेशर विंड सिस्टम के कारण, फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी के कारण, फिर आपके ओशन करंट और रिलीफ फीचर की वजह से। सबसे पहले देखते हैं इसमें टर्म क्या है, आपके आता है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड क्या होता है आपका, ये देखेंगे जैसे अक्षांश। ठीक है? यानी लेटी हुई लाइन को ही लेटीट्यूड कहते हैं, ये याद रखिएगा। कि जैसे ये आपका अर्थ है, अर्थ में सबसे पहले बीच में आप इक्वेटर देखेंगे, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है? इस तरह से आप देखते हैं, ये सन है आपका। और कंसेंट्रिक आप सबसे ज्यादा नहीं कहाँ तक दे रहा है, आपके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। पृथ्वी की गोलाई के कारण इसे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, और इधर से आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा, इधर कम पड़ेगा पर। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्ति से ध्रुवों की ओर समानता घटता रहता है। यानी आप याद रखिएगा कि जो आपका इक्वेटर है, इक्वेटर से लेके पोल तक हमेशा तापमान क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्ट पूछता है इक्वेटर से लेके आपके पोल तक में तापमान इंक्रीज होता है कि डिक्रीज, तो डिक्रीज होता है टेम्परेचर। फिर आता है तुंगता यानी एल्टीट्यूड यानी हाइट।
जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की संघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है, याद रखिएगा। इसलिए पहाड़ियों में गर्मी के मौसम में भी ठंडी होती है, याद रखिए। मतलब कोई भी ऊंचाई में जाएगा ना तो तापमान घटता जाएगा। इसीलिए आप गर्मियों में लोग कहाँ कहते हैं चलिए पहाड़ चलते हैं, क्योंकि वहां पास ठंडा मौसम रहता है। ठीक है, फिर देखेंगे अगला, एयर प्रेशर एंड विंड सिस्टम आपका क्या होता है। किसी भी क्षेत्र का वायु वाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाइयों पर निर्भर। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम एनी एरिया डिपेंडेंट ऑन लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड। किसी भी, अगर एक इस पर डिपेंड होता है जो आपका एयर प्रेशर विंड सिस्टम है, उसके उस जगह का एल्टीट्यूड और लेटीट्यूड क्या कहता है उसके ऊपर ये डिपेंड रहता है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को भी प्रभावित करता है। इस तरह से ये क्या करता है, आपके इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर और रेनफॉल की, कहाँ पास ज्यादा रेनफॉल होगी, कहाँ पास क्या होगा, सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड। फिर एक मायने रखता है आपकी समुद्र से दूरी भी होनी चाहिए। ठीक है, जितनी समुद्र से दूरी होगी उतना ही ज्यादा आपका वो रहेगा। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। द सी एक्सर्ट अ मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट। जैसे जैसे समुद्र दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। एट द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीजेस इट मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीजेस एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ठीक, इसे महाद्वीपीय अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, महाद्वीपीय अवस्था। दिस कंडीशन नोन एज द कॉन्टिनेंटली। गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा रहता है। यहाँ पे गर्मी पड़ेगी तो आपको बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी यहाँ पास, और ठंडी पड़ेगी तो आपको बहुत ज्यादा ठंडी पड़ेगी। कहाँ पास, डिस्टेंस फ्रॉम द सी के पास। ठीक है, फिर आता है आपकी महासागरीय धाराओं की वजह से। महासागरीय धाराएं समुद्र के तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पास नॉर्मल, यहाँ पास इंडियन ओशन है, यहाँ पास ऐसी हवाएं चल रही तो धारा भी ये चलेंगी, तो ये वाली पूरी आपकी बार यहाँ पास ठंडा मौसम होगा। ठीक है, ओशन करंट अलोंग विद द ऑनशोर विंड अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरिया। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई ऐसा क्षेत्र जहां पास ठंडी, और ये देखिए यहाँ पास ही आपकी ठंडी जलधाराएं बह रही हैं ऐसे इंडियन ओशन में जाते हुए। ठीक है, फिर ये वापस आ रही हैं, फिर यहाँ से ये देख सकते हैं आपकी जलधारा जो बह रही है आपकी। ठीक है, ये आपकी ठंडी जलधारा ये नीचे से ये जा रही है। और वायु की दिशा समुद्र के तट की ओर, तब वह तट गर्म और ठंडा हो जाएगा। मतलब जो वायु की दिशा होगी, इस तरह से जलधारा होगी तट की ओर, तो उस तरह से वो तट क्या हो जाएगा, ठंडा होगा। ठंडी जलधारा चल रही ठंडा, गर्म होगा तो गर्म। फिर आता है लास्ट में रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स क्या होते हैं आपके, किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावत की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फाइनली रिलीफ टू प्लेज अ मेजर रोल इन द डिटरमाइनिंग क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित कहते हैं। क्या कहते हैं, हाई माउंटेन्स एक्ट बैरियर्स फ्रॉम द कोल्ड एंड हॉट विंड। फिर आपका, यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाले वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उसे क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं जहां पर्वतों का पवनी मुक्त ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। सो दे कैन आल्सो कॉजेज रेन इन द एरिया वेयर लीवर्ड साइड माउंटेन रिमेन स्टिमुलेटिवली ड्राई। जहां पास आपके माउंटेन वो रहते हैं ना, तो इनके पास इतनी क्षमता रहती है कि वहां पास ये क्या करवा सकते हैं, वर्षा भी करवा सकते हैं। क्योंकि जो आपका रिलीफ फीचर होता है। फिर देखते हैं, राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों है। तराई क्षेत्र में गोबर और मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उस उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीप के पश्चिम किनारों पर क्यों स्थित है। जैसे ये है ना, ये बताइए कि हमेशा मरुस्थल जैसे अपने भारत में भी यहाँ है, सहारा भी आप अफ्रीका में देखेंगे तो इधर, आटाकामा आप देखेंगे तो इधर ही देखेंगे। क्यों है, क्योंकि यहाँ पास ठंडी जलधाराएं बह के। ये आपको जब इसी चैप्टर में क्लियर होगा। फिर भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे अभी पूरे वर्ल्ड के देखिए भारत में किसकी वजह से होता है, एक लैटिट्यूड, एक एल्टीट्यूड,
यानी ऊंचाई, एक एयर प्रेशर और विंड, और एक जेट स्ट्रीम के लिए। ठीक, 4 भारत के लिए आपके मेन कारक हैं इंडियन मानसून के लिए। ठीक, कितने कारक हैं मेनली? 4 कारक। कौन कौन से आपको पता चल गया? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर विंड्स एंड आपके क्या होते हैं? जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट। फिर हमने क्लाइमेट कंट्रोल देखा था। अच्छे, देखेंगे लैटिट्यूड को इंडिया में कैसे प्रभाव डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया को हमने बीच में से इक्वेटर के थ्रू डिवाइड किया, जिससे 0 डिग्री कहते हैं। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है जो कि 23.5 डिग्री है। फिर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आता है जो 23.5 डिग्री साउथ में है, ये नॉर्थ में है। फिर आपका ये ऊपर में आर्टिक सर्कल, ये अंटार्कटिक सर्कल, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। ठीक है, इस तरह इन दोनों के बीच के जोन को क्या कहते हैं? टोराइड जोन कहते हैं। ठीक, फिर नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, फिर फ्रिजिड जोन आपका, इस तरह से आपने देखा है। चलिए, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम के कच्छ के रण से लेकर पूर्व के मिजोरम से होकर गुजरती है। जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल कंट्री फ्रॉम द रन कच्छ इन द मिजोरम ऑफ देश। जैसे कि हमारे 8 स्टेट से होकर गुजरती है। कौन सी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन सा आपका है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 8 स्टेट से होकर हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क के वृत्त के दक्षिण में स्थित है और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जैसे कि आपको पता है कि जो आपका आधा भाग कहाँ है? आपके यहां से मान लीजिए नॉर्मल आपका मैप बन गया, ये आपका कर्क रेखा जा रही है। ठीक है, ये गुजरात से होकर जा रही है। इसका आधा भाग किसके हमें आता है? आपका ट्रॉपिकल एरिया के अंदर। ऑलमोस्ट हाफ कंट्री लाइन साउथ ऑफ द ट्रॉपिकल कैंसर बिलोंग द ट्रॉपिकल एरिया। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थिति शेष भाग क्या कहलाता है? आपका उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। क्या कहलाता है? सब ट्रॉपिक्स कहलाता है। जबकि ऑल द रिमेनिंग एरिया नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक, जो नॉर्थ में है ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, वो क्या कहलाता है? आपका सब ट्रॉपिक्स एरिया कहलाता है। और जो आपके उसके नीचे उसे ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं। इसीलिए भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु दोनों ही विशेषता रखती हैं। देयरफॉर इंडियन क्लाइमेट हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल वेल एज सब ट्रॉपिकल। ये दोनों के हिसाब से आपके जलवायु पर डिपेंड है इंडिया। ठीक, जैसे ये देख सकते हैं आप, ये हमारा प्यारा भारत, ये लाइन आपकी गई है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसे हम क्या कहते हैं? सब ट्रॉपिक जोन। ठीक, इसे कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया। इतना पता, 8 स्टेट जाते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर हाइट के हिसाब से देखेंगे, भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जैसे हमने आपके माउंटेन वाले में पढ़ा दिया है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है, जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवा को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकते हैं। जैसे कि आपको बता दें, ऊपर से आपकी ठंडी हवाएं ऐसे बह के आती हैं, लेकिन ये क्या है? हमारा हिमालय है, क्या कर देता है? रोक देता है, इसीलिए यहाँ पास नहीं आ पाती। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। इसी कारण से क्या है, जो आपके मध्य एशिया देखेंगे कि यानी रसिया हो गया, इधर साइड ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, बट अपने यहाँ कम पड़ती है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये पर्वत है ठंडी हवा को क्या कर देता है? रोक देता है। फिर देखेंगे वायु दाब एवं पवन के आधार पर एयर प्रेशर एंड विंड में क्या होते हैं। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडल अवस्थाओं से संचालित होती हैं। द क्लाइमेट एसोसिएटेड वेदर कंडीशन इन द इंडिया गवर्न बाय द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन। कौन कौन सी होती है आपकी कंडीशन? एक प्रेशर एंड सरफेस विंड होती है, जिसमें व्यापारिक पवनें चलती है, ट्रेड विंड और आपका मानसून होता है। दूसरी ओर अपर एयर सर्कुलेशन में आपके जेट विंड्स देख सकते हैं। और तीसरी आपके पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जैसे वेस्टर्न साइक्लोन डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन की वजह से भी आप यहाँ पास एयर क्लाइमेट में चेंजेस देखते होंगे, जो हमारे फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका क्या? वायु दाब एवं धरातली पवनें, प्रेशर एंड सरफेस विंड क्या होती हैं। जैसे आपने ये पढ़ा ना, इसमें इसमें पढ़ा भी आपने, ये सब किसके टाइप्स के होते हैं आपके? प्रेशर एंड विंड में सबसे पहले आपने वायु दाब एवं धरातली पवनें देखा, फिर ऊपरी वायु
संरक्षण देखा, फिर पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ देखेंगे। अब एक एक करके देखते हैं ये होती क्या। भारत, जो आपका भारत है, ठीक है, वो उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों चलती है, जहां पास क्या चलती है, उत्तर पूर्वी चलती है। याद रखिए, भारत में क्या है, उत्तर पूर्वी आपकी व्यापारिक पवनें चलती है, यानी ट्रेड विंड वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों पर उत्पन्न होती है। दीज विंड ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये दक्षिण की ओर बहती हैं कोरियालिस बल के कारण, दाहिनी और विक्षेपित होकर विषुवत निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि डब्ल्यू साउथ, ये साउथ के ऊपर बढ़ते हैं, गेट रिफ्लेक्टेड राइट ड्यू टू द कोरियोलिस फोर्सेस एंड मूव टूवर्ड द इक्वेटोरियल प्रेशर्स एरिया। ठीक है, ये ऊपर से बहती आती हैं, ठीक है, इधर से जाते हैं इक्वेटर की ओर बहती है। फिर सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है। अब क्या होती है, नमी की मात्रा कम होती है, क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। जनरली दीज विंड्स कैरी एवरी लिटिल मॉइस्चर एज दे ओरिजिनेटेड एंड ब्लो ओवर लैंड। इसीलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती। इसीलिए क्या होता है कि इनकी जो पवनें होती हैं, इनमें वर्षा होती नहीं है, ठीक है, या फिर कम होती, यही कारण है आपका मैन। अब देखते हैं कोरियोलिस बल किसे कहते हैं। द कोरियोलिस फोर्स कहते कैसे, पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। एन अपेरेंट फोर्स कोज्ड बाय द अर्थ रोटेशन, जो हमारी अर्थ रोटेशन होती है ना, इसकी वजह से जो बल होता है उसे क्या कहते हैं, आपके कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर और विक्षेपित हो जाती हैं। जैसे नॉर्थ में आपकी किधर और बहती हैं, आपकी दाहिनी ओर, ठीक है, मतलब राइट साइड, और आपकी वेस्ट में लेफ्ट साइड, ठीक है, आपकी बहती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर से विक्षेपित हो जाती है। इसे फेरेल का नियम कहा जाता है। किसका नियम कहा जाता है, फेरल्स लॉ। दिस इज नोन एज द फेरल्स लॉ। The Coriolis force responsible for deflecting wind toward the right on the northern hemisphere and toward the left in the southern hemisphere. This is also known as the Ferrel's law. ठीक, फिर और देखते हैं भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय है। द प्रेशर एंड विंड कंडीशन ओवर इंडिया आर यूनिक। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। ड्यूरिंग विंटर देयर इज अ हाई प्रेशर एरिया नॉर्थ ऑफ द हिमालयस। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र में ऊपर बहती हैं। कोल्ड ड्राई विंड ब्लोज फ्रॉम दिस रीजन टू द लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियन टू द साउथ। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तरी पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन समर लो प्रेशर एरिया डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। दिस गिव्स अ कंप्लीट रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन इन द विंड ड्यूरिंग समर। वायु दक्षिण में स्थिति हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्ति को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते और भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थिति निम्न दाब और बहने लगती हैं। यानी जो वायु होती है हिंद महासागर से उच्च दाब वाले दक्षिणी पूर्व यानी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते और हुए भारतीय उपमहाद्वीप में क्या होती हैं, प्रेशर करती हैं, ठीक है। फिर इन्हीं दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवने के नाम से जाना जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। जैसे ये आपका इंडिया है ना, ये आपने देखा होगा साउथ वेस्ट मानसून आने वाला है, तो इसलिए बारिश होगी 15 जून से स्टार्ट। जो आपकी मानसून हमारे यहाँ कौन सा मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून। ये पवनें कोस्ट महासागरों के ऊपर बहती हैं। कहाँ बहती हैं, कोस्ट वार्म ओशन के ऊपर नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती है। जो अपनी यहाँ से नमी लाएंगी, फिर यहाँ पास आपके पहाड़ों से टकराएंगी, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पास वर्षा होने लगेगी। फिर देखते हैं जेट स्ट्रीम क्या होता है। ठीक, जेट स्ट्रीम, जेट धाराएं लगभग 27 से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच में स्थित होती है। कितनी, 27 से 30। जैसे कि आपको पता है 23.5 डिग्री आप में क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके ऊपर जो आपकी होती हैं जेट धाराएं बहती हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्नी जेट स्ट्रीम्स कहा जाता है। भारत में जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवेश होती हैं।
ये भारत में सिर्फ ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर, याद रखिएगा, यानी कि समर को छोड़कर ये पूरे वर्ष आपको हिमालय के साउथ में बहती दिखेंगे। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवात विक्षोभ आते हैं। इन्हीं वजह से क्या आपने देखा होगा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ब्रॉट बाय द वेस्टर्नी फ्लो। जो आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट वाले आपके इलाके ने यहाँ पास आप देखेंगे ज्यादातर क्या आते हैं, साइक्लोन आते हैं। किसकी वजह से? जेट स्ट्रीम की वजह से। फिर गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? ये हिमालय के उत्तर साइड में चली जाती है। ठीक है, इसके कारण गर्मियों में एक पूर्वी जेट धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, ईस्टर्नी जेट स्ट्रीम इज नोन एज द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्नी जेट स्ट्रीम, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होते हैं। कितनी? 14। ठीक है, इस तरह से आपने जेट स्ट्रीम के बारे में देख लिया। अब देखते हैं इस प्रदेश में ऊपरी वायु संचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। द अपर एयर द अपर सर्कुलेशन इन द रीजन इज डोमिनेटेड बाय द वेस्टर्नी फ्लो। इस प्रवाह का मुख्य घटक जेट धारा है। जेट धारा किसे कहते हैं? एक संकरी पट्टी में स्थिति क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई यानी 1200 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। याद रखिए, गर्मी में तो 110 चलती है, लेकिन जितनी ठंडी में जो हवाएं चलती है वही जेट स्ट्रीम की। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें से सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा है। कौन सी आपकी जेट धारा? उसमें मध्य अक्षांशीय। ठीक है, अब देखेंगे आपके क्या पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ। ये क्या होता है? वेस्टर्नी साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। किसके कारण होता है? पश्चिमी प्रवाह के कारण। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में प्रभावित करते हैं। उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीने में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में सुना या फिर पढ़ा है? आपने कभी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों में जो हुए हैं चक्रवात, क्या आपने कभी उनके बारे में पढ़ा है? जी हाँ, आपने पढ़ा है। जैसे ये धाराएं आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पश्चिमी धाराएं यहाँ से ये बिल्कुल आती हुई ये, ठीक है, धरातली पर अपने पोस्ट पश्चिमी जेट स्ट्रीम, यही है आप, क्या टॉपिक ऑफ कैंसर उसके नीचे होती है। इस तरह से आपने जेट स्ट्रीम के बारे में देख लिया। पश्चिमी धाराएं कौन सी होती है आपकी, उसके बारे में देख लिया। अब देखेंगे अगला, ये नॉर्मल डायग्राम है, आपको पता होना चाहिए। ये जैसे हमारे यहाँ मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, ये देखिए ऐसे, ठीक है। आपका नॉर्मल डायग्राम आपके बुक में भी दिया है, आप जाके बुक में भी देख सकते हैं। क्या ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारी क्या होती है, ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से कैसी ज्वालाएं चलती है, ये देख सकते हैं। ये डायग्राम ऑफ एरेबल मानसून, जो आपका आने वाला होता है मानसून, तो उस टाइम पर क्या होते हैं कंडीशंस, ये पूरी आपकी किस में मिल जाएगा? एनसीईआरटी के बुक में। आप लोग एनसीईआरटी आपके पास होगी, इसीलिए आप पढ़ाई करते होंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंडियन मानसून। जो हमारा इंडियन मानसून है वो क्या कहता है? भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित होती है। जैसे हमारे भारत की जलवायु किस पर ज्यादातर डिपेंड है? मानसून। जैसे किसी कारण क्या होता है? वर्षा होती है, ठीक है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों के सबसे पहले मानसूनी परिघटना पर ध्यान दिया था। इसके पर ध्यान देता? फिनोमिना ऑफ द मानसून में द सेलर्स हु केम ऑफ द हिस्टोरिक टर्म द फर्स्ट नोटिस द फिनोमिना ऑफ द मानसून।
अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया था। जो अरब वाले आए थे ना, जो अचानक पवन बहने लगती थी, बारिश होने लगती थी, उन्होंने क्या ही बोला था, इसे मानसून बोला था। मानसून का प्रवाह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग, जो आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल एरिया होता है, वहां पास 20 डिग्री से उत्तर से लेके 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है, यानी 20 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ के बीच में आपका रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित 5 तथ्य महत्वपूर्ण है। कितने हैं? 5 आपके टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे कि इंडियन मानसून में कौन कौन से फैक्ट आपके हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है? स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द लैंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर ऑन द लैंड ऑफ इंडिया। फिर जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है, जैसे कि इसके आसपास जो होते हैं ना, वहां पास क्या बनता है? उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। फिर दूसरा आपका क्या है? ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः, जब ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु होता है ना, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से जाना जाता है। द शिफ्ट ऑफ द पोजिशन इंटर द ट्रॉपिकल ITCJ इसे ही कहा जाता है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, जो आपके समर में होती है, ये कहाँ हो जाती है? गंगा प्लेन्स की ओर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मानसून थ्रो कहा जाता है। फिर आपका चौथा क्या है? हिंद महासागर में मेडागास्कर मेडागास्कर के पूर्व में 20 दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को क्या करती है? प्रभावित करती है। ग्रीष्म ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म होता है। जैसे आपको पता है कि जो आपका ग्रीष्म ऋतु है, उसमें तिब्बत का पठार बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के ऊपर समुद्री तल से लगभग 90 डिग्री 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराएं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। फिर लास्ट देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जलधाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जलधाराओं का प्रभाव होता है। फिर देखेंगे आपके इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या कहलाता है। ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्द एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तरी पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, यानी जो आपकी उत्तरी पूर्वी होती हैं, ठीक है, उत्तरी पूर्वी पवनें और आपकी दक्षिणी पूर्वी पवनें आपस में क्या होती हैं? मिलती हैं। ये अवसरण विषुवत वृत्ति के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ ये उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकती जाती है। फिर देखते हैं समानता। जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? दक्षिण दोलन कहा जाता है, यानी सदर्न ऑसिलेशन कहा जाता है। फिर आपको आता है डार्विन में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया यानी हिंद महासागर से 12.5 दक्षिणी 131 पूर्व तथा दक्षिणी प्रशांत महासागर से 18 डिग्री साउथ और 149 वेस्ट के दाव के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता से पूर्वानुमान के लिए की जाती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर द पैसिफिक ओशन 18 डिग्री साउथ टू 149 डिग्री वेस्ट तक। डार्विन इन नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया इंडियन ओशन 12 डिग्री 30 मिनट साउथ और 131 डिग्री ईस्ट इज कंप्यूटेड टू द प्रेडिक्ट द इंटेंसिटी ऑफ मानसून। इसके कारण क्या होता है? मानसून को प्रेडिक्शन किया जाता है।
अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम तथा विलंब में आने वाला है, यानी जो आपका मौसम में आपका माइनस में आ गया तो क्या होगा कि बारिश कम होगी या इसके साथ साथ कुछ लेट आएगा मानसून। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एल नीनो और ला नीनो, ये क्या होते हैं? ठीक है, एल नीनो क्या होता है? एल नीनो दक्षिण दोलन जुड़ा हुआ एक लक्षण है, यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। कौन सी है? याद रखिए, हॉट ओशन करंट, यानी फिर वार्म ओशन करंट में फीचर्स कनेक्टेड विद द साउथ टू एल नीनो फिलोमिना इन विच द वार्म ओशियन करंट, दक्षिणी दोलन से जुड़ा है और ये क्या है आपका? एक जलधारा है, वो भी गर्म, जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर क्या होती है? जो पेरू की आपकी ठंडी धारा होती है ना, उसके स्थान पर तो यह 5 वर्ष के अंतराल में पेरू के तट से होकर बहती है। याद रखिएगा, कितने वर्ष का गैप होता है? 2 और 5। ये जो पेरू की जलधारा है ना, उसके अंतराल में ये बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। जो आपका प्रेशर, द चेंज ऑफ द प्रेशर कंडीशन आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, इसीलिए इस परिघटना को एनसो यानी ENSO एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। यानी क्या कहा जाता है इसको? एल नीनो सदर्न ओशियन कहा जाता है, एनसो कहा जाता है। Hence the phenomena referred as the ENSO एल नीनो सदर्न ओशियन। फिर देखते हैं एल नीनो ठंडी पेरू की जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा, तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र के व्यापारिक पवनों को क्या कर देती है? शिथिल कर देती है। फिर आता है द ऑनसेट ऑफ द मानसून। मानसून का आगमन कैसे होता है? व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती है। किसकी होती है? आपकी। द मानसून अनलाइक द ट्रेड्स एंड नॉट स्टडी वाइंड्स बट आर द पल्सेटिंग इन नेचर। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक होता है। ठीक है, 100 से लेकर 120 दिनों के बीच होता है। जो आपके इंडियन मानसून है, आपके जून से लेके आपके मिडिल जून से लेके मिडिल सितंबर तक आपका माना जाता है। फिर इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट यानी फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व विचारों के पृथक किया जा सकता है। दिस इज नोन द बस्ट ऑफ द मानसून कहा जाता है। फिर सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। जैसे कि आपका मानसून होगा ना, तो ये यहाँ पास प्रवेश कर जाएगा। इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जैसे कि आपकी अरब सागर की शाखा है और बे ऑफ बंगाल की शाखा। जैसे ये देख सकते हैं, ये आपकी पवने ये ऐसे जाके ये, फिर अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई में पहुंचती है। कब पहुंचती है? मुंबई में पहुंचती है। ये एक तीव्र प्रगति की होती है। बंगाल की खाड़ी भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ठीक है, ये ऐसे बहते हुए कहाँ पहुंच जाती है? असम। ये देख सकते हैं, ये इधर ये ऐसे जाके ये यहाँ से असम। ठीक है, ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। द लॉफ्टी माउंटेन कॉजेस मानसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड द वेस्ट ओवर द गंगा प्लेन। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। द मिड जून द अरेबियन सी ब्रांचेस ऑफ द मानसून अराइव ओवर सौराष्ट्र, कच्छ एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ कंट्री। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? उत्तर और पश्चिम भाग में, नॉर्थ और वेस्ट पार्ट में आपस में क्या होती है? मुलाकात होती है। ठीक है, एक मुलाकात जरूरी है। दिल्ली के सामान्यतः जलवायु मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा में से सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। याद रखिए, कितने जून तक? 29 जून तक। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों तक आपके पहुंच जाता है।
फिर आपका आता है विथड्रॉवल ऑफ मानसून। नहीं, मानसून का क्या होगा, विथड्रॉवल होगा। हम कैसे करेंगे मानसून का विथड्रॉवल? ठीक, मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी विथड्रॉवल ऑफ द रिट्रीट ऑफ द मानसून इज द मोर ग्रेजुअल प्रोसेस, जो भारत के उत्तरी पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। कहां से हो जाती है? सितंबर से। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में पूरी तरह पीछे हट जाता है, उत्तरी भाग में पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। मानसून की वापसी में दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून वापस हो जाता है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है, द्वीपों पर यानी जो आइलैंड वगैरह है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर के से दक्षिण की ओर होती है। जैसे आप लौटते हुए मानसून में देखे होंगे ना, तमिलनाडु में आ गई बाढ़ ठंडी में अचानक, तो जब लौटता है मानसून इसकी वजह से। इस समय देश के शेष भाग में शीत ऋतु के प्रभाव होते हैं। ठीक है, फिर आपके देखेंगे द सीजन यानी ऋतुएं। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूपी है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिकांश परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती, यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। जैसे ये देख सकते हैं, ऋतु 4 सीजन आर फाउंड मेनली इन इंडिया। जैसे एक 4 सीजन पाया जाता है, एक विंटर सीजन हो गया, समर सीजन हो गया, रेनी सीजन हो गया, और आपका स्प्रिंग यानी आपके मानसून का आगमन, और वेरिएबल ऑफ मानसून ये आपके स्प्रिंग। 4 सीजन में हम ऋतुओं को बांटे हैं। स्प्रिंग सिंगर उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक चलती है। जैसे आपको पता है जो शीत ऋतु होती है स्प्रिंग सीजन में कब तक? नवंबर से लेके फरवरी तक। भारत के उत्तरी भाग में दिसंबर एवं जनवरी में सबसे ठंडे महीने होते हैं तथा तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो आपका तापमान घटेगा। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में सिर्फ 10 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, यानी स्थल से क्या होती है? समुद्र की ओर, उत्तरी और पूर्वी। तथा इसीलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती है। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिससे हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। जैसे आपको पता है मौसम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तथा स्टेलमाइट एवं स्टेलटाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। जो मासिनराम आपका कहाँ पड़ता है? आपके मेघालय, यहीं पास आपके चेरापूंजी भी। फिर उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिम तथा उत्तर पश्चिमी गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ दिखेगा आपको, तापमान आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल एवं परिवर्तित होती दिखेंगे। फिर शीत ऋतु में उत्तरी मैदान में पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। फिर यह काम दाब वाली प्रणाली यानी भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती हैं तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। फिर आपका आता है स्प्रिंग सीजन। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है। क्या कहा जाता है? महावट। स्थानीय जो शीतकाल में होती है, लेकिन रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जो आपके यहाँ पास जब वर्षा हो यहाँ पास होती है ना, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य के उत्तर की ओर आभारी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी के उत्तर की तरफ खिसक जाता है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु यानी समर सीजन आपका रहता है। ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार में उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल के में मध्य एवं गुजरात में 42 डिग्री सेल्सियस,
मई में देश के उत्तरी पश्चिमी भागों का तापमान लगभग 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। किसके कारण? समुद्री कारण। फिर लू, ग्रीष्म काल का एक प्रभाव, मतलब जो गर्मी में जो हवा बहती है उसे क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ये धूली भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती है। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। ये आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती। फिर आप देखेंगे काल बैसाखी का समय जब आता है तो उसमें क्या होता है? इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है, यानी ऑफन एक्म्प्लॉयड बाय द हिल। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में से काल बैसाखी कहा जाए। इन वेस्ट बंगाल दिस स्टॉर्म ऑफ द नोन एज द काल बैसाखी। फिर आपका आता है मैंगो सॉबर। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में, याद रखिए कर्नाटक और केरल में इन्हें क्या कहा जाता है? जो पूर्व मानसूनी वर्षा होता है क्या कहा जाता है? मैंगो साबर कहा जाता है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा इसे आम वर्षा भी कहते हैं। जो पूर्व मानसून आता है ना, बारिश के कारण आपके आम पक जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या क्या कहते हैं? कर्नाटक और केरल में मैंगो साबर। ठीक है, काल बैसाख कहाँ कहते हैं? आपके पश्चिम बंगाल में। और आपके लू कहाँ कहते हैं? आपके सेंट्रल एशिया या फिर ऊपर नॉर्थ वेस्ट, जो आपका वो है इंडिया का पार्ट है वहां पर। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन, एडवांसिंग मानसून, ये क्या होता है? चलिए इसके बारे में जानते हैं अपन। रेनी सीजन, जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदान में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करते हैं। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्र के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न हो जाती हैं। क्योंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर होकर गुजरती हैं, इसीलिए अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी पाई जाती है। नमी मतलब आपकी क्या पाई जाती है? आपकी मॉइस्चर पाई जाती है। ठीक है, ये पवनें तीव्र होती है, मतलब बहुत तेज होती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत वेग से होती हैं। ठीक है, वेलोसिटी इनकी कितनी होती है? 30 किलोमीटर। सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। एक महीने में पहुंच जाती, सोचिए। वर्षा ऋतु या मानसूनी का आगमन दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम के पूरी तरह परिवर्तन कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट में पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र आते हैं, इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तरी पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिन राम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा वाला प्राप्त करता है। जैसे मासिन राम आपने देखा होगा ना, गारो खासी जयंतिया, वहां पास 3 पहाड़ हैं आपके मेघालय में, गारो खासी जयंतिया। ये क्या है कि एक गारो यहाँ है, खासी यहाँ है, जयंतिया, तो यहाँ से भी पवनें आती हैं, यहाँ से भी, तो यहाँ से टकरा के यहाँ पास बारिश है। इसलिए खासी में सबसे ज्यादा मासिन राम में क्या होती है? पलट का बारिश होती है। गंगा की घाटी से पूर्व पश्चिमी की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। जैसे कि वो क्या होता है? गंडक घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पूर्व है, ये पश्चिम की ओर क्या होती है? वर्षा सॉरी घटती जाती है। और राजस्थान गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। इसी कारण वहां पास क्या है? पूरी तरह आप देखेंगे डेजर्ट। फिर वर्षा में विराम, रेन ब्रेक कब होता है? इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। इट इज वेट एंड ड्राई स्पेल्स। मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक होती है। जैसे मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट टाइम। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। दे आर इंटरस्पर्स विद द रेनलेस इंटरवल। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति में संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता जाता। फिर आता है वर्षा में विराम, रेन ब्रेक, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है, विच डिटरमाइन द स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जब मानसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है।
दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भी भारी हानि। आपने देखा होगा ना, कभी अचानक बादल फटने के कारण क्या हो जाता है। फिर मानसून की वापसी, क्या देखेंगे अपन, मानसून की वापसी यानी रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून द ट्रांजिशन सिस्टम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदान के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाता है तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगता है। साउथ वेस्ट मानसून विंड वीकन्स एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग ग्रेजुअली। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून ने उत्तर के मैदान से हट जाती है। देखिए, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत वर्षा ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। द मंथ ऑफ द अक्टूबर नवंबर फॉर्म द पीरियड्स ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस, क्या कहा जाता है, क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। कॉमनली अक्टूबर हीट। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरण हो जाती है। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। कहाँ होता है, आपके अंडमान सागर। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। जो चक्रवात होते हैं बहुत ज्यादा विनाशकारी होते हैं, ठीक है। जैसे गोदावरी हो गए, कृष्णा, कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति हो जाती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। वर्षा का विवरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तरी पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक वर्षा होती है। फिर किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं सटे पंजाब, हरियाणा, गुजरात भागों में 60 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है। दक्षिण पठार के आंतरिक भागों में यह सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा का मात्रा समान रूप से कम होता है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। तो देखेंगे वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है तथा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में बाढ़ अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में सूखे की आशंका बनी रहती है। जैसे आप हिमालय वगैरह में देखेंगे ना, अचानक बाढ़ आ गई, ये हो गई, फ्लड हो गया, तमिलनाडु में आ गई, है ना। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। तो देखेंगे मानसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून का क्या देखेंगे, यूनिफाइंग बॉन्ड। प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्री के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। याद करिएगा, पेनिसुलर प्लेटो में ना अधिक गर्मी पड़ेगी ना अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर होता है, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबोधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। फिर वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। क्या है आपका मानसून का विशिष्ट लक्षण। जैसे ये नॉर्मल आप देख सकते हैं, मौसमी वर्षा में जून से सितंबर तक कैसे 400 से अधिक वर्षा कहाँ तक होती है, यहाँ हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है, और यहाँ 200 से आप देख सकते हैं। फिर ये नॉर्मल ऑफ एवरेज वाली वर्षा, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर जो था 4 लगभग ये खत्म हो चुका है, यानी खत्म ही हो गया। तो इसके बाद चैप्टर 5 पढ़ेंगे, फिर चैप्टर 6 और चैप्टर 7। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपका कर्तव्य होता है।
और एनसीईआरटी की जैसे हमने वादा किया है कि एनसीईआरटी की पूरी सीरीज चलेगी क्लास 6 से लेके 12 तक की। आपको इसी में पढ़ाया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। लोगों की मदद करते रहिए, खूब पढ़ाई करते रहिए, खूब मेहनत करते। जय हिंद, जय श्री राम।